नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से मेरे साथ। मेरा नाम है राहुल अंश चौधरी। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो एनालिसिस का एक और सेशन आपके लिए प्रस्तुत है। आज की जो टॉप 6 हॉट स्टोरीज हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि क्या ऐसे संवैधानिक प्रोसीजर्स हैं जिनसे आप एक कानून, जो भी आपने बिल पारित किए हैं, जो कानून पारित किए हैं, उसको आप हटा सकते हैं, रिपील कर सकते हैं। वो मेरे साथ आप जानेंगे। दूसरी बात हम करेंगे, स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 आया है, राइट। किस स्टेट ने टॉप किया है, कौन से पुलिस स्टेशन को बढ़िया पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है, सब मेरे साथ आप जानेंगे। फिर तीसरी हम बात करेंगे क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम, राइट, CLCSS। सो बेसिकली एमएसएमई सेक्टर में से लाया गया है, हम उसको भी देखेंगे, साथ ही साथ कुछ और इनिशिएटिव्स देखेंगे। फिर फाइनली हम बात करेंगे फोर्थ नंबर पे, इंडिया टॉप्स द रिसिपिएंट ऑफ रिमिटेंसेस। $87 बिलियन का जो है रिमिटेंसेस आया है 2021 में। भारत नंबर 1 पे रहा है। फिफ्थ हम बात करेंगे सिडनी डायलॉग को लेके, क्या है सिडनी डायलॉग, किस तरीके का प्लेटफॉर्म है, और 5 मुद्दों पे प्रधानमंत्री जी ने इस यानी प्लेटफॉर्म को पे संबोधित किया था, राइट, भारत की तरफ से। छठा हम बात करेंगे पेशा एक्ट, राइट, पेशा एक्ट 1996, इस पे हम बात करेंगे, इसमें कुछ हलचल हुई। एंड फाइनली एमसीक्यूज फॉर द प्रैक्टिस। आज के सेशन में मैं आपको जो कल के एमसीक्यूज पूछे थे उसका जवाब दूंगा, राइट। नए एमसीक्यूज हम अब नेक्स्ट वीक से ही लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 607वां कॉन्सेप्ट या स्टोरी कह लीजिए। सबसे पहले, हाउ टू रिपील अ लॉ, किसी भी कानून को आप कैसे खारिज कर सकते हैं। आप जानते हैं मैं किस संदर्भ में यहाँ बात कर रहा हूँ। हाल फिलहाल अभी न्यूज़ आई है कि प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि जो 3 बिल पारित किए थे फॉर्म्स लॉज 2020 में, उन्हें वो अब आने वाले जो विंटर सेशन है पार्लियामेंट का, उसमें रिपील कर देंगे, उसमें उसे खारिज कर देंगे। अब ये जो खारिज कर रहे हैं, रिपील कर रहे हैं, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं, संवैधानिक प्रावधान क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 245 पे, अनुच्छेद 245 पे। ये आर्टिकल क्या कहता है दोस्तों, ये आर्टिकल क्या कहता है कि संसद को ये पावर देता है, शक्ति देता है कि वो कानून बना सकती है, किसके लिए, भारत के लिए या भारत के किसी भाग के लिए, इंडिया एज अ होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया। साथ ही साथ राज्य के विधायिका को भी ये कानून देता है कि वो राज्य के अंदर जो भी इसकी सीमाएं तय हैं, उसके लिए वो कानून बना सकती हैं। अब पार्लियामेंट जो है, संसद जो है, ये कानून को अगर वो हटाना चाहती है, तो सेम बनाने का अगर 245 है, तो हटाने का प्रावधान भी आर्टिकल अनुच्छेद 245 से है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आपको कोई यानी कि कानून खारिज करना है, रिपील करना है, इट मीन्स द पावर ऑफ पार्लियामेंट इज सेम एज इनेक्टिंग अ लॉ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। अब होता क्या है, मान लीजिए आपने कानून पारित किया, अब आप या तो इसे पूरा ही खारिज कीजिए, या मान लीजिए ये हिस्सा इसका आप हटाना चाहते हैं, ये हिस्सा हट जाए, बाकी सारा ठीक है, बाकी सारा हम चला लेंगे, राइट। तो या तो एंटायरिटी में आप इसे पूरा रिपील कीजिए, या कोई पार्ट आप रिपील कीजिए जो इसमें दिक्कत है। अब जो कानून होते हैं, किसी किसी कानून में सनसेट क्लॉज होते हैं। कैसे क्लॉज होते हैं, सनसेट क्लॉज, इसको ध्यान से समझ। सनसेट क्लॉज क्या होता है, कोई भी कानून जब बनाया गया है, अगर उसमें कोई टाइम पीरियड दिया गया है कि जिसके बाद ये कानून लागू नहीं, किसी तरीके का टाइम पीरियड, 5 साल, 8 साल, 2 साल, 6 महीना, किसी भी तरीके का अगर टाइम पीरियड दिया गया है कि इस अवधि के बाद अब ये कानून लागू नहीं होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, सनसेट क्लॉज। अगर सनसेट क्लॉज नहीं है, समझ रहे हैं, मान लीजिए ऐसे कानून जिनमें सनसेट क्लॉज नहीं है, तो फिर सदन क्या करेगा, पार्लियामेंट क्या करेगा कि वो फिर दूसरा ऐसा विधा मतलब कानून लेके आएगा जो पहले वाले कानून है उसको रिपील करे, उसको खारिज करे। अब ये खारिज करने के दो तरीके हैं, या तो ऑर्डिनेंस के जरिए कीजिए, या फिर कानून बनाइए। अगर आप ऑर्डिनेंस के जरिए करते हैं, तो फिर आपको जो है कानून को रिप्लेस करना पड़ेगा विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर। और अगर ऑर्डिनेंस ये लैप्स हो गया, यानी कि 6 महीने के भीतर भीतर संसद ने इसको मंजूरी नहीं दी, दोनों सदनों से, तो फिर जो भी कानून हटाने की बात कही जा रही थी, वो वापस फिर से लागू हो जाएगा, रिवाइव हो जाएगा। तो ये ऑर्डिनेंस की प्रक्रिया है। लेकिन अगर आप लेजिस्लेशन से दाते हैं, तो लेजिस्लेशन में क्या होगा, फिर से वही सारा काम होगा। इस पहले सरकार पारित करेगी दोनों सदनों में, फिर प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर होंगे, फिर वो इफेक्ट में आएगा। अब क्या है, तीनों लॉ के लिए 3 अलग अलग लेजिस्लेशन बनाने पड़ेंगे? नहीं, तीनों लॉ को अगर खारिज करना है तो सिर्फ एक ही सिंगल लेजिस्लेशन से काम चल सकता है। हालांकि ज़्यादातर तौर पे देखा गया है कि ऐसे बिल्स जिनकी टाइटल होती है रिपीलिंग एंड अमेंडमेंट, इस पर्पस के लिए जो है इंट्रोड्यूस किए जाते हैं सदन में। इट इज़ पास थ्रू द सेम प्रोसीजर एज एनी अदर बिल्स, राइट। क्या इससे पहले भी हुआ है? यस, 2019 में हुआ था।
रिपीलिंग एंड अमेंडिंग प्रोविजंस किए गए थे किसमें, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में और इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट एक्ट 2000। तो ये कुछ जो संक्षिप्त में जानकारी थी, ब्रीफ एक इंफॉर्मेशन था हाउ टू रिपील अ लॉ, और किस तरीके से विंटर सेशन में संसद में ये अगर कानून हो रहा है तो किस तरीके से ये होगा, राइट। चलिए अगले हम चलते हैं, उससे पहले एक अच्छा सा इन्फोग्राफिक न्यू इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से। सेकंड नंबर इज स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स। तो स्मार्ट पुलिसिंग का जो आइडिया था तो प्रधानमंत्री जी ने दिया था, कब दिया था, 2014 में दिया था, आज से 7 साल पहले उन्होंने कहा था। यहाँ पे स्मार्ट का क्या मतलब है उसको समझिए। एस से मतलब है स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव, दोनों, स्ट्रिक्ट भी रहे, सर पे ज़्यादा चढ़ने भी ना दे, और सेंसिटिव भी रहे, समझे कि सिचुएशन क्या है। उसके बाद मॉडर्न एंड मोबाइल, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करना जाने, अपराधियों को ट्रैक कर सके उस टेक्नोलॉजी के जरिए। देन अलर्ट एंड अकाउंटेबल, सतर्क भी रहे और अपनी अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही भी रखे कि ये मेरी वजह से हुआ। रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिव, एंड फाइनली टेक्नो सेवी एंड ट्रेंड। सो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ द स्मार्ट। अब ये जो स्ट्रेटेजी जो दी थी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उन्होंने बोला था कि देखिए ये जो स्ट्रेटेजी अगर आप इस तरीके के सिस्टम को बनाएंगे, पुलिस सिस्टम को अगर आप इस स्मार्ट के बेसिस पे बनाएंगे, तो फिर उसके बाद क्या होगा कि सरकार के तरफ से जो आपको एफर्ट मिलेगा ये होगा कि हम बहुत अच्छी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाएंगे, फोकस हो पाएंगे सॉफ्ट स्किल्स को लेके, एटीट्यूड्स को लेके, डीप कमिटमेंट को लेके, प्रोफेशनल एक्सीलेंसेस को लेके, एंड सबसे ऊपर सर्विस टू द पीपल को लेके, राइट। तो फिर हम जो पुलिस का जो एक इमेज है उसको एक अगले लेवल तक लेके जा सकते हैं। अब हाल फिलहाल बात क्या हुई, ये इंडेक्स है क्या, ये तो मैंने थोड़ा सा आपको प्राइम मिनिस्टर का एक विजन बता दिया। उसके बाद फिर पुलिस में काफ़ी रिफॉर्म्स देखे गए हैं। अगर आप जानेंगे कि काम करने के स्तर पे लोगों में कॉन्फिडेंस जगा है, लोग मान रहे हैं कि पुलिस अपना काम अच्छे से कर रही है। इसको लेके इंडियन पुलिस फाउंडेशन ने एक सर्वे कंडक्ट किया था जिसमें बिहार और उत्तर प्रदेश की पुलिस को सबसे कम मार्क्स मिले हैं सभी राज्यों में। जबकि टॉप पे कौन है, टॉप पर है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, केरला एंड सिक्किम। बॉटम पे है बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड पंजाब। और सर्वे में ये भी पता चला कि पुलिस वालों पे इतना प्रेशर होता है काम का लेके, हमेशा डाउट में रहते हैं किसके साथ स्ट्रिक्ट वे में बात करें, किससे सेंसिटिव वे में बात करें, तो कहीं ना कहीं बहुत ही डुबियस सिचुएशन में आते हैं। उसके बाद भी मेजोरिटी ऑफ लोगों का यानी कि लगभग लगभग 67% लोगों का ये विश्वास है कि पुलिस अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है, और उन्हें एक सिविल सोसाइटी की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें जो लोग भर्ती हैं वो सिविल सोसाइटी से ही गए हुए हैं, कोई बाहर से तो आया हुआ नहीं है, मार्स का तो कोई प्राणी नहीं है ना, हम में से ही तो कोई पुलिस ऑफिसर बनता है, राइट। अगर आप रैंकिंग की बात करेंगे तो इन पुलिस स्टेशंस की रैंकिंग भी दी गई है। ये एक एनुअल एक्सरसाइज होती है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तय करती है, यहाँ पे इंडियन पुलिस फाउंडेशन का कोई रोल नहीं है। रैंकिंग जो तय होती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तय करती है। कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे इनकी रैंकिंग दी जाती है, जैसे कि क्राइम रेट उस एरिया में कैसा रहा, इन्वेस्टिगेशन एंड डिस्पोजल ऑफ केसेस कितने रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है, डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस किस तरीके से, और वगैरह वगैरह कुछ और इसके चीज़ें हैं, प्रावधान है। अब 2021 के लिए सदर बाजार पुलिस स्टेशन जो कि दिल्ली में ही है उसे बेस्ट पुलिस स्टेशन का खिताब दिया गया है 2021 में। उसके बाद दूसरे नंबर पे उड़ीसा का गंगापुर पुलिस स्टेशन है, और हरियाणा का भट्टू कला पुलिस स्टेशन है। तो पुलिस स्टेशनों को बधाई। साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए कि पुलिस किस लिस्ट में आती है, यूनियन में, स्टेट में या कंकरेंट में, तो आपका जवाब एकदम क्लियर कट होना चाहिए कि ये स्टेट लिस्ट में है जो कि शेड्यूल 7 में डिस्क्राइब्ड है। क्लियर है दोस्तों। सो पुलिस कम्स अंडर द स्टेट लिस्ट ऑफ शेड्यूल 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थोड़ी सी रैंकिंग आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडेक्स आया हुआ है। आंध्र प्रदेश ऊपर है, तेलंगाना, असम, केरला, सिक्किम, दीज आर द टॉप 5 एंड दीज आर द बॉटम 5। पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड बिहार बगल में इनके स्कोर हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दिल्ली आपको यहाँ। क्लियर। अब इसको लेके थोड़ा सा और मैं जानकारी आपको दे दूं कि कुछ इस तरीके से पुलिस रिफॉर्म्स देखे गए हैं। ये जो चार्ट मैंने बना के आपके लिए लेके आया हूँ, ये पुलिस रिफॉर्म्स का चार्ट है। सबसे पहले 1977 से 81 में एक मतलब एक मूवमेंट स्टार्ट किया गया नेशनल पुलिस कमीशन की तरफ से, राष्ट्रीय पुलिस आयोग। उसके बाद 1998 में रिवेरो कमेटी आई, फिर 2002-2003 में मलिमत कमेटी आई, 2006 में प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ जिसमें 7 डायरेक्टिव्स आए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। एंड फाइनली सेकंड एआरसी की रिपोर्ट आई 2007 में। अब बात करते हैं तीसरी स्टोरी के ऊपर, क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम फॉर एमएसएमई। तो एमएसएमई सर्विसेज सेक्टर के अंदर में काउंट हो जाता है, राइट। तो सर्विसेज सेक्टर के लिए बेसिकली ये जो है CLCSS लाया गया है।
अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो सर्विसेज सेक्टर में जो भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड रिक्वायरमेंट चाहिए वो इस स्कीम के तहत पूरी की जाएगी। इसमें ये प्रावधान है कि तकरीबन 25% का कैपिटल सब्सिडी दिया जाएगा अगर कोई एमएसएमई, खासकर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एमएसएमई, अगर किसी भी तरीके की प्लांट या मशीनरी की प्रोक्योरमेंट करती है, सर्विस इक्विपमेंट की प्रोक्योरमेंट करती है, उसे 25% का कैपिटल सब्सिडी का प्रोविजन देने का मतलब प्रोविजन बनाया गया है। राइट, तो इससे तो काफ़ी बेनिफिट होगा, बूस्ट भी हो सकता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि कहीं ना कहीं सरकार चाह रही है इस स्कीम के बदले में कि एमएसएमई में टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन लाने की ज़रूरत है, उनकी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को बेहतर करने की ज़रूरत है, उसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो वेस्ट चीज़ें हैं, वेस्ट पार्ट है, उनको कम करना है, को मिनिमाइज करना है और एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट में काम होता रहे, यानी कि एक प्रोग्रेस वे में काम होता रहे। It will also promote the innovation, digital empowerment and desired interventions of MSMEs। कुछ और इनिशिएटिव्स थे एमएसएमई के जिसे हमने समय समय पर अपने पीआईबी के सेशन में कवर अप कर रखा है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, स्फूर्ति, एस्पायर। इसको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, इस पर समय ज़्यादा देने का फायदा नहीं है, थोड़ा थोड़ा जानकारी रखिए। राइट, हम चलते हैं अगले उसके ऊपर। फिलहाल उससे पहले ये रिवाइज डेफिनेशंस थी एमएसएमई की, ये पहली वाली थी और ये नई वाली थी, इस पर भी हम लोग काफ़ी बार बात कर चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक सेशन नहीं देखे हैं पीआईबी के पूरे सारे के सारे देख डालो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी। क्लियर। अब आगे बात करते हैं, इंडिया टॉप्स द रिसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेस। तो वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है ताज़ा ताज़ा, जिसका नाम है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ। इस पे मैंने आपसे कल पीआईबी के सेशन में सवाल भी पूछा। इसके अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो क्या बन गया है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेस। तकरीबन $87 बिलियन का जो है रिसिपिएंट देखा गया है। पिछले साल से लगभग लगभग 4.5% की बढ़ोतरी हुई है 2021 में। इंडिया के बाद दूसरे नंबर पे है चाइना, तीसरे पे है मैक्सिको, चौथे पे है फिलीपींस, पांचवे पे है इजिप्ट। राइट, साथ ही साथ अमेरिका को बोला गया है कि ये जो पैसा भेजा गया है इन देशों में, उसमें अमेरिका सबसे बिगेस्ट सोर्स रहा है। लगभग लगभग 20% रिमिटेंसेस इन बेचारों के जेब से ही निकला है। कुछ फैक्टर्स इसके ऊपर हैं, जैसे कि कोविड-19 का एक फैक्टर था, माइग्रेंट्स का एक फैक्टर था। राइट, ये कुछ फैक्टर्स ने इस ग्रोथ को बढ़ावा दिया है भारत के अंदर में जो रिमिटेंसेस हुए हैं। अब रिमिटेंसेस होते क्या हैं, रिमिटेंसेस जो होता है एक तरीके का फाइनेंशियल ट्रांसफर्स, आप कह सकते हैं कि जो माइग्रेंट्स के जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भेजते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ से चला गया गल्फ कंट्रीज़ में, और मैं यहाँ पर जो भेज रहा हूँ, जो पैसे भेज रहा हूँ अपने माँ बाप के लिए या फिर अपनी कम्युनिटी के लिए, उसको रेमिटेंसेस काउंट किया जाता है। दीज आर द बेसिकली सम ऑफ टू मेन कंपोनेंट। सबसे पहले पर्सनल ट्रांसफर्स इन कैश और इन काइंड बिटवीन रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट हाउसहोल्ड्स एंड कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉइज which refers to the income of workers who work in another country for a limited period of time। तो उनको मुआवजा वगैरह भी यहाँ पर भेजा जाता है। रिमिटेंसेस हेल्प इन स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अच्छा, उससे पहले आप ध्यान रखिएगा कि ये डेफिनेशन बहुत याद रखिएगा, बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशंस आ जाते हैं। यूपीएससी ऐसे ऑप्शंस बना के आपके पास फेंकेगा ना सवाल, कि आप उसमें क्लीन बोल्ड होने के चांसेस हैं। तो इस तरीके के डेफिनेशंस को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जैसे इसमें टू मेन कंपोनेंट्स है, तो सिर्फ एक ही मत याद रखिएगा कि आप अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए, कम्युनिटी के लिए भेज रहे हैं, वहाँ की कंपनी भी भेजती है मुआवजे के तौर पे। जैसे कि काफ़ी सारे माइग्रेंट्स जब यहाँ पे आ गए थे, केरला का एग्जांपल ले लीजिए, केरला के काफ़ी लोग गल्फ में जाते हैं, तो जब यहाँ पे आ गए थे लॉकडाउन में, लेकिन उनका वहाँ काम तो चल ही रहा था, तो उनको मुआवजा आ रहा था और वो यहाँ से जा भी नहीं रहे थे। राइट, तो उस तरीके के भी जो चीज़ें आती हैं, जो पैसा आता है, उसको भी इसमें काउंट किया जाता है रेमिटेंसेज में, तो ध्यान रखना है। रेमिटेंसेज हेल्प इन स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन रिसिपिएंट कंट्रीज, बट दिस कैन ऑल्सो मेक सच कंट्रीज ओवर रिलायंट ऑन देम। तो ये इसमें थोड़ी नेगेटिव बात है। तो कोई रोड हेड क्या है कि अगर रिमिटेंसेस को आपका फ्लो बरकरार रहना चाहिए, खासकर आजकल तो डिजिटल ज़माना है, डिजिटल तरीके से फटाफट आ जाता है, कहीं जाना ज़्यादा जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जो रेमिटेंस सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, पेरेंट्स के लिए खास करो, उनको ध्यान रखना थोड़ा ज़रूरी है। पॉलिसी रिस्पॉन्सेज must also continue to be inclusive of migrants, especially in the areas of access to vaccines and protection for underpayment. So this is the news in the nutshell, that India tops the recipient of remittances again, right, followed by China, Mexico, Philippines and Egypt। तो ये न्यूज़ है, आप देख सकते हैं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक इन्फोग्राफिक। चलते हैं अगले अपने स्टोरी के ऊपर, सिडनी डायलॉग। सिडनी डायलॉग क्या है, बेसिकली ये ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट का इनिशिएटिव है। ये एक वार्षिक समिट है जो कि साइबर और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को लेके काम करता है, यानी इसी पे पूरी बातचीत होती है। इसमें हाल फिलहाल प्राइम मिनिस्टर ने संबोधन किया था सिडनी डायलॉग को, किसके जरिए, वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए।
उन्होंने कुछ बात कही जिसका जो थीम था वो था भारत की टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन एंड रेवोल्यूशन, राइट, कि किस तरीके से भारत में तकनीकी ने अपना इवोल्यूशन किया, इवॉल्व हुआ और क्या अब क्रांति सी बन गई है। द इंटरनेशनल ऑर्डर शुड एंश्योर क्रिप्टो करेंसीज डू नॉट एंड अप इन द रॉन्ग हैंड्स। तो ये एक चिंता का विषय बन गया है, हमने समय समय पे इस पर बात भी की है। अभी के लिए घंटियां, ये क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेटर्स हैं, इनके लिए आरबीआई ने भी एक घंटियां बजाई थी अलार्मिंग की। प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि अगर ये गलत हाथों में गया तो काम खराब हो सकता है। साथ ही साथ उन्होंने स्पेस सेक्टर पे लेके बात की कि जो जो हमारा भारत का जो स्पेस सेक्टर है हमने उसे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए भी ओपन कर दिया है। एग्रीकल्चर सेक्टर को भी जो डिजिटल रिवोल्यूशन है उससे काफ़ी बेनिफिट हो रहा है, ड्रोन टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह। तो उन्होंने 5 मुद्दे बताए डिजिटल रिवोल्यूशन के। सबसे पहला उन्होंने कहा द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सटेंसिव पब्लिक इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बिंग बिल्ट इन इंडिया। इसमें वो बेसिकली बात कर रहे थे आधार के ऊपर, राइट। इतने सारे लोगों का आधार बनाना, उसकी बायोमेट्रिक करना अपने आप में एक ट्रिमेंडस और रिमार्केबल काम है। दूसरा, यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर गवर्नेंस इंक्लूजन एम्पावरमेंट कनेक्टिविटी डिलीवरी ऑफ बेनिफिट्स एंड वेलफेयर। यहाँ पे वो कुछ जैसे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना हो गए और ऐसे कुछ थर्ड मिल के जो स्कीम्स हैं जिसे डीबीटी के जरिए काम किया जा रहा है, राइट। डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स के जरिए जिसको चलाया जा रहा है, उसमें वो बात कर रहे हैं। तीसरे में वो कह रहे हैं इंडिया हैज़ द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो ये बात तो ज़रूर है कि पिछले कुछ सालों के अंदर में एक स्टार्टअप का एक इकोसिस्टम भारत के अंदर बनता चला जा रहा है। चौथा, भारत की जो इंडस्ट्री एंड सर्विसेज सेक्टर्स है, इवन एग्रीकल्चर आर अंडरगोइंग मैसिव डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें थोड़ा सा डाउटफुल है मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी इतना भी नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन कुछ कुछ जो है, एक कहते हैं ना कि पटाखा जब आप जलाते हैं तो वो आग लगा चुकी है लेकिन पटाखा फूटा नहीं है अभी। 5, देयर इज अ लार्ज एफर्ट टू प्रिपेयर इंडिया फॉर द फ्यूचर, राइट। तो उन्होंने इन 5 मुद्दों पे सिडनी डायलॉग में बात की, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। फाइनली द पेशा एक्ट, जिसको हम कहते हैं पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996। ये कानून है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई थी फॉर सेल्फ गवर्नेंस थ्रू ट्रेडिशनल ग्राम सभाज फॉर पीपल लिविंग इन द शेड्यूल्ड एरियाज ऑफ इंडिया। इससे पहले क्या था, इससे पहले 2 टीयर स्ट्रक्चर दोस्तों। गवर्नेंस का ना 2 टीयर स्ट्रक्चर होता था, एक स्टेट लेवल पे एक सेंटर लेवल। इसके आने के बाद 3 टीयर हो गया, सेंटर, स्टेट, लोकल सेल्फ गवर्नेंस, राइट। सेंटर, स्टेट, लोकल सेल्फ गवर्नेंस पे जो है 3 टीयर स्ट्रक्चर बनाया गया इसके बाद। क्योंकि तब लगा, जो बात महात्मा गांधी जी कह रहे थे कि भाई भारत का सपना कैसा है, ग्राम स्वराज बनाने का सपना है। तो उनको 1996 में आके रियलाइज हुआ सरकारों को कि यार वो सही कह के गए थे। इट वॉज इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन 1996 एंड केम इनटू फोर्स ऑन 24 दिसंबर 1996। पेशा को ट्राइबल लेजिस्लेशन का पूरा रीढ़ की हड्डी मानी जाती है कि जो ट्राइबल पीपल से रिलेटेड जो पूरा इसी पे ही टिका हुआ। पेशा रिकॉग्नाइजेज द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड स्टैंड्स फॉर द पीपल सेल्फ गवर्नेंस। इसके थोड़ी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में बात करें तो सेल्फ गवर्नेंस के लिए खासकर जो रूरल इंडिया है उसमें इसे लाया गया था बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखना है आपको। इन 1992 थ्रू दिस अमेंडमेंट अ 3 टीयर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वाज मेड इनटू अ लॉ। However, the application to the scheduled and tribal areas under Article 243M was restricted, क्योंकि ये शेड्यूल एरियाज के लिए ही है, राइट, ट्राइबल एरियाज के लिए, तो इसको थोड़ा सा वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया गया। इसमें भूरिया कमेटी, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 1995 में उन्होंने मतलब रिकमेंड किया था कि पंचायत एक्सटेंशंस टू शेड्यूल एरियाज को भी आप जो है एग्जिस्टेंस में लेके आइए, तभी जो ट्राइब के लोग हैं वो सेल्फ रूल कर पाएंगे और सही से अपनी चीज़ों को, अपनी जो है ज़िंदगी को बेहतर कर पाएंगे। उसके बाद वो ऐसा माना गया। तो ये कमेटी का नाम भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, भूरिया कमेटी रिलेटेड टू द पेशा एक्ट। द पेशा conferred the absolute powers to Gram Sabha, whereas state legislature has given an advisory role to ensure the proper functioning of panchayats and the Gram Sabhas. The power delegated to Gram Sabha cannot be curtailed by a higher level and there shall be independence throughout. अब इस एक्ट में भी देखिए, कानून कोई भी पारित हो उसकी कुछ अच्छी बातें होती हैं, कुछ बुरी बातें होती हैं, सब में होता है। लेकिन हमें ये देखना होता है कि अच्छी कितनी है ज़्यादा और बुरी कितनी है। अगर ज़्यादा ही बुरा है तो फिर हटाओ, अगर बहुत ठीक है, मतलब मोर देन 50% पीपल को अच्छे गुड वे में अफेक्ट करेगा तो लेके आओ। इस पेशा के साथ भी कुछ इश्यूज थे। इसमें क्या इश्यूज थे कि जो स्टेट गवर्नमेंट थी उनको माना जाता था कि वो स्टेट लॉज इनेक्ट करेंगी फॉर शेड्यूल्ड एरियाज इन द कॉन्सोनेंस विद द नेशनल लॉ। लेकिन अब आप इसको लेके आ गए कि अब लोकल सेल्फ गवर्नेंस बॉडी सोचेगी। एक तो ये कन्फ्लिक्ट का इशू आया। दिस हैज रिजल्टेड इन पार्शियली इम्प्लीमेंटेड पेशा। सही तरीके से हो नहीं पाएगा, स्टेट अपना दबदबा दिखाएगी, लोकल सेल्फ गवर्नेंस फिर बोलेगा यार फिर हमें क्यों बनाया जब तुम्हें ही करना था। द पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन हैज वर्सनड सेल्फ गवर्नेंस इन आदिवासी एरियाज लाइक इन झारखंड। कई एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि पेशा में क्लैरिटी की कमी है,
लीगल इन्फर्मिटी की कमी है, ब्यूरोक्रेटिक एपैथी की कमी है, पॉलिटिकल विल की कमी है, और सबसे बड़ी बात, जो एक हायरार्की ऑफ पावर बनाया गया है उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट ही करना चाहते हैं, मतलब रेजिस्टेंस टू चेंज भी नहीं है, राइट, सो एंड सो फोर्थ। तो ये इसमें कुछ इश्यूज हैं जो आपको ध्यान रखना है। पेशा एक्ट 1986, और ये आया कब था? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल लोकल सेल्फ गवर्नेंस की बात कही। क्लियर है दोस्तों? चलिए अब बात करते हैं एमसीक्यूज के ऊपर में। पिछले सेशन में जो हमने आपसे सवाल पूछा था, पहला सवाल था माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 35 रिपोर्ट रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक, इंडिया वाज द लार्जेस्ट रेमिटेंस रिसिपिएंट इन 2021। ये हमने आज डिस्कस किया है। सही जवाब क्या होना चाहिए? सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्लियर? दूसरा हमने पूछा था ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स 2021, इसे कौन रिलीज करता है? तो ट्रेस नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन इसे रिलीज करती है। भारत की रैंकिंग कितनी थी? 2021 में 82nd थी, 2020 में पिछले साल 77वीं रैंक पे था, 5 और रैंक फिसल गया, अब खतरा। तीसरा हमने पूछा था दुआरे राशन स्कीम, राशन एट डोर स्टॉप वाज लॉन्च्ड बाय, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सो द करेक्ट आंसर है इज वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल ने किया है कि हम आप पे ही आपको राशन देके जाएंगे। साथ ही साथ एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है उन्होंने, खाद्य साथी अमर राशन मोबाइल ऐप, अमर नहीं है अमार, कीजिएगा, बंगाल में अमार कहते हैं, मेरा अमार राशन मोबाइल ऐप। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। पीटी के सब्सटीट्यूशन कोर्सेज ऑन है दोस्तों, एनरिच कंटेंट है, रेगुलर स्टडी है। आइए, वेलकम है आप सभी का। जिन्होंने अभी तक एनरोल नहीं किया, जिन्होंने किया यार तारीफ करो नीचे कमेंट सेक्शन में, ताकि दूसरे लोग भी मोटिवेट हों। साथ ही साथ यूपीएससी के कोर्सेज हैं बहुत बढ़िया बढ़िया, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्सेस में लिंक दिए हुए हैं। साथ ही साथ सिविल तपस्या का पोर्टल है, लॉट्स ऑफ एमसीक्यूज फॉर प्रैक्टिस। आप कीजिए यहाँ पे जितना आपको प्रैक्टिस करना है, 3-4 सवाल तो मैं आपके लिए लेके आता हूँ ना, आपको ज़्यादा करना है तो आप इस पे आइए और खूब प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम दीजिए, निकालिए, टेस्टिमोनियल्स लिखिए हम लोगों के लिए। हम मिलेंगे अगले सेशन में दोस्तों। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।